हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट BFUHS स्टाफ नर्स एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम ऑलरेडी 41 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो और इंटेलेक्चुअल बेस्ड और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के साथ जो मैं और साथ में एक्सप्लेनेशन बताती हूँ वो भी कर लेना। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं, जिसमें आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें मैंने आंसर भी लिखे हैं और रैशनल भी लिखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा प्रैक्टिस करना और ख़ुद को इवैल्यूएट करना। तो अगर आप वो मेरे से बाय करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे आके मेरे को सीधा मैसेज करके वो मेरे से बाय कर सकते हैं। और आपके लिए उसके साथ साथ मैं गोल्डन पॉइंट्स भी दूंगी। अगर आपको गोल्डन पॉइंट्स भी लेने हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्डन पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेन जो कि हर बार BFUHS में आते हैं, तो मेरे से आप वो भी बाय कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज़। एंड आप मेरे से PDFs ले सकते हैं बहुत सारे, जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर्स भी है, रैशनल भी, ओनली फॉर 199 रुपीज़। सो देखो, ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। तो अगर जो बच्चा कोचिंग नहीं ले रहा है, ट्राई करो कि वो MCQs जितने ज़्यादा हो सके, और ऐसे MCQs करो जिनमें सिनेरियो बन रहे हो, ठीक है, प्रायोरिटी आ रही हो, क्योंकि BFUHS कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं डालता, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उनको ढंग से किया करो यूट्यूब पे, बिना स्किप किए, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। अभी आपके पास पूरा दिन है, सिर्फ 20 डेज़ का गेम है। अगर आप इन 20 डेज़ में अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि पेपर के हफ्ता पहले आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करने होते हैं, बिकॉज अगर तुम ज़्यादा करते हो तो उससे कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए गोल्डन पॉइंटर्स भी आप मेरे से ले सकते हो। सो अगर इन 20 डेज़ में आप अपना दिन रात एक कर दोगे, तो मे बी आप एक अच्छी पोस्ट पे होगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है, मिडल एज्ड वुमेन कोलैप्स इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, मीटिंग रूम ट्राई एज नर्स शुड फर्स्ट। तो देखो, एक मिडल एज्ड वुमेन है, वो कोलैप्स कर गई है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, मीटिंग रूम में, और ट्राई एज के अकॉर्डिंग नर्स क्या करेगी? Gently shake the victim and ask him to state his name. Perform the chin tilt to open the victim's airway. Fall for any air movement for the victim's nose or mouth. वॉच द विक्टम चेस्ट फॉर रेस्पिरेशन। सो देखो, ट्राइएज के हिसाब से जो नर्स है, देखो अगर किसी को चक्कर आता है तो हमें नहीं पता चलता। तो जब भी कोई पर्सन गिरता है तो हम जनरली भी क्या करते हैं, शेक करते हैं ना, उसको हिलाते हैं, उठ यार, अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है, ऐसे। सबसे पहले वो क्या करेगी, विक्टिम को शेक करेगी जेंटली, और उससे उसका नाम पूछेगी, क्योंकि बिना देखे हम नहीं बता सकते, बिना चेक किए, कि वो कोलैप्स किया है, कि उसे चक्कर आया है, कि वो गिर गया है, थकावट, BP लो गया है। सो हम पहले जेंटली उसको शेक करेंगे ट्राई एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसका जो एयरवे मूवमेंट है सब चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी चिन टिल्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, कि उस पेशेंट को डॉक्टर क्या बोलेगा। उसी टाइम हम डॉक्टर को भी बुलाएंगे, फिजिशियन को भी बुलाना है, कि ऐसे पेशेंट कोलैप्स हो गया है। तो क्वेश्चन में जो एक छोटा सा वर्ड होता है ना, वो सारा क्वेश्चन चेंज कर देता है। तो उसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। As a child with nephrosis gets older and has repeated attack, it is most important for the nurse to help child develop. देखो, एक चाइल्ड है, उसको नेफ्रोसिस है, ठीक है। नेफ्रोसिस मतलब जो उसकी नेफ्रॉन्स है किडनी की, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको, ठीक है। तो वो बचपन से ही है उसको, ठीक है, और उसको उसके रिपीटेड अटैक आ रहे हैं। तो जो चाइल्ड है, जो उसको नर्स क्या डेवलप करेगी? ए पॉजिटिव बॉडी इमेज, द एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन, फाइन मसल कोऑर्डिनेशन, या एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी। सो देखो, जो नेफ्रोसिस वाला पेशेंट होता है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसका जो नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। अब देखो, जो नेफ्रॉन्स है वही तो, उनमें बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो ही जो है फिल्टर करता है, ठीक है। वो ही फिल्टर करते करते हुए सारा जो वेस्ट है वो निकालता है। अगर वो काम ही नहीं कर रहा, उसका नेफ्रोसिस हो चुका है और उसे बहुत टाइम से हो रहा है, 5 साल से है, रिपीटेडली उसको अटैक आ रहे हैं, तो देखो उसको क्या होने के चांसेस है? एडिमा। क्योंकि अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो वाटर रिटेंशन देखा जाता है, प्रोटीनोयूरिया देखा जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में यूरिन से निकल जाता है। क्या बोलते हैं ना, प्रोटीनोयूरिया, उसके यूरिन में प्रोटीन बहुत दिखता है, जिससे जो पेशेंट की फिजिकल इमेज है, और यहाँ पे तो अडल्ट भी नहीं है, किसका नाम लिया गया है? चाइल्ड का। तो उसको हमें पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए
बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको चाइल्डहुड से ही नेफ्रोसिस हो गया और उसको रिपीटेड अटैक आ रहे हैं और वो गेट ओल्डर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको अपनी इमेज को उसको डीमा रहेगा। अब जब बच्चा चाइल्ड से एक अडल्ट फॉर्म में आता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ही विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज लुक्स। तो इस पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा मेंटली वो होगा कि मेरी बॉडी इमेज नहीं है, ठीक। सो नर्स का ये होगा कि चाइल्ड में, और यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड लिखा है डेवलप करना, क्या डेवलप करेगी, एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BFUHS ऐसे क्वेश्चन बहुत डालता है। अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन अ करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर में हमें अक्रेंस में डालना है। ये क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर के एग्जाम में भी देखा होगा, उससे लास्ट ईयर के एग्जाम में भी देखा होगा। तो इन सारे 5 इवेंट्स को हमने एक करेक्ट ऑर्डर में डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और उसके बाद रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कोड्स। सो देखो यहाँ पे कोड्स नीचे आना था, गलती से पढ़ दिया, रिलीजिंग हार्मोन्स। तो इससे देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेशन मिलती है। जैसे ही हम किसी चीज़ पे टच करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को ही जाता है ना, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम्स के कौन से हैं, न्यूरॉन्स ही बोले जाते हैं ना, तो उनको सबसे पहले स्टिमुलेशन मिलेगी। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो तो आ गया फर्स्ट में। अब इन ऑप्शंस में देखो थर्ड का फर्स्ट है, ये रहा भाई थर्ड। उसके बाद इन्होंने बोला फिफ्थ। हाँ, जब न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है स्टिमुलेट होंगे, उनसे क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। तब वो किसको स्टिमुलेट करेगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करेगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो वो क्या रिलीज करेगी, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, स्टिमुलेशन पे जाएंगे ओवरीज के। सो ये क्या पूरा खेल था कि जैसे ही उसको पता चलता है कि जो है स्टेम ओवुलेशन का टाइम आ चुका है, तो क्या होता है, जो हमारे सिमुलेशन होती है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की जब स्टिमुलेशन होती है तो वो सेल्स क्या करते हैं, रिलीज़ करवाते हैं हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से, हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमस अब रिलीज़ करके किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई तू अब रिलीज़ कर कौन से, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होती है, जो हमारी ओवरीज हैं वो स्टिमुलेट होती हैं। सो देखो 5 ऑप्शन से बहुत ईजी थे, इनको आपने सीक्वेंस में लगाना था। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ा करो सबसे पहले सीक्वेंस वाले में, उसके बाद देखा करो कि पहले क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसको टिक किया करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ 3 months old infant has been diagnosed with congenital hypothyroidism. What is the probable effect on a child future if treatment is not begin in early इन्फेंसी। सो देखो 3 months ओल्ड चाइल्ड को डायग्नोज हुआ है कि उसको कंजनाइटली हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। अगर उसका कंजनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म अर्ली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है चाइल्ड के फ्यूचर पे, लाइफ लॉन्ग मिक्सोडीमा हो सकता है, मोर स्वीयर मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस, या फिर रिपीटेड एपिसोड ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। सो देखो आपने जब हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उस पेशेंट को डिप्रेस, मेंटली और फिजिकली दोनों से वो डिप्रेस्ड रहता है। और यहाँ पे कितने मंथ का चाइल्ड है, 3 months का। स्टार्टिंग से ही उसको हाइपोथायरॉयडिज्म चल रहा है। तो जो वो पेशेंट है ना, मिक्सोडीमा में तो कॉम्प्लिकेशन में बाद में आएगा, पहले उसको स्वीयर मेंटल रिटार्डेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो आपको मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म का जब बहुत पहले भी क्वेश्चंस करा चुके हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में स्वीयर डिप्रेशन देखा जाता है, क्योंकि उनको कोई हल्का फुल्का ट्रॉमा स्ट्रेस भी होता है ना, तो वो पेशेंट जल्दी से स्ट्रेस लेके बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और वो उसको मेंटली बहुत प्रेशर ले लेता है। तो इस पेशेंट में तो है ही वो 3 months का, वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो सेल्स उसके और ज़्यादा डिफेक्टिव होते जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि पेशेंट स्ट्रेसफुल हो जाता है, ठीक है, हर टाइम स्ट्रेसफुल रहता है। तो उस पेशेंट में फ्यूचर में मेंटल रिटार्डेशन देखी जा सकती है अगर उसको बचपन से ही कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। लाइफ लॉन्ग मिक्सोडीमा तब रहेगा जब उसका हाइपोथायरॉयडिज्म
बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो रेगुलरली ट्रीटमेंट लेता रहेगा ढंग से तो मिक्सोडीमा नहीं होगा उसको, ठीक है। मिक्सोडीमा क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई पेशेंट प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं लेता आफ्टर डिटेक्शन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म तो उसको मिक्सोडीमा होता है। स्पास्टिक पैरालिसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, और एपिसोड ऑफ थायरोटॉक्सिसोसिस का भी कोई लेना देना नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज मोर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8-year-old इज न्यूली डायग्नोज विद डायबिटिक मेलाइटस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन टाइप 2 डायबिटीज़। तो देखो, एक 8 ईयर का चाइल्ड है, उसको डायबिटिक पेलाइटिस डायग्नोज हुआ है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा 1। तो कौन सा सिम्टम जो है डिफरेंट है डायबिटिक 1 का डायबिटिक 2 से? तो हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, वेट लॉस। सो देखो, आपने ध्यान से देखो, इंक्रीज एपेटाइट दोनों में होता है। आपने देखा होगा पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। तो इंक्रीज यूरिनेशन भी हो गई, पॉलीडिप्सिया भी हो गया। ये तीन जो थ्री पीज है ना, ये तीनों दोनों में देखे जाते हैं, डायबिटिक 1 में भी, डायबिटिक 2 में भी। बट जो वेट लॉस है वो किस में देखा जाता है? ओनली डायबिटिक 1 में, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 में। आपने देखा होगा आपके घर पे भी अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसका वेट लॉस नहीं होता, उसका वेट गेन होता है, ठीक है। उसका वेट आपने देखा होगा गेन होता है। डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 में जो है वो पेशेंट का वेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा, 3 पीस दोनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6-year-old boy is admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis, which manifestation should the nurse expect to observe? तो 6 साल का एक लड़का एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी इसमें? सीजर्स एंड ट्रैम्बलिंग, पेलर एंड स्वेटिंग, वॉमिटिंग एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर हंगर एंड डिप्लोपिया। सो देखो, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना, इनमें क्या होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो सारी निकलती हैं। जब कीटोन बॉडीज़ निकलती हैं तो वहाँ पे वो ड्राइनेस कॉज करती हैं, जिनसे अगर उसका इंटरनली भी ड्राइनेस होगा तो पेशेंट को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें वॉमिटिंग देखने को भी मिलती है। बिकॉज कीटोन बॉडी एसिडोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिडोसिस, जिससे मतलब कि उसको वॉमिटिंग होगी तो पेशेंट, और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, तो ये वाले क्लिनिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में। नेक्स्ट पे चलते हैं। As a part of pre-operative teaching for a family of a child undergoing TOF repair, a nurse tells the family upon returning to the pediatric floor that the child may। तो एक pre-operative teaching दे रही है, एक child है जिसको टेट्राफिटोलॉजी हुआ है। टेट्राफिटोलॉजी क्या है? एक हार्ट की डिसीज़ है, ठीक है, एक कंजनाइटल हार्ट डिसीज़ है। तो उस चाइल्ड की फैमिली मेम्बर्स को वो प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रही है। तो इसमें वो क्या करेगी, इसमें 4 डिसीज़ आती है, ओवरराइडिंग ऑफ यूटा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये चार इसमें कंडीशंस आती हैं। तो इसका ऑपरेट होने वाला है, पर ऑपरेशन से पहले वो फैमिली को चाइल्ड की क्या टीच करेगी कि जो चाइल्ड है बी प्लेस्ड ऑन अ रिड्यूस सोडियम डाइट, हैविंग एन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन फॉर सेवरल डे, बी असाइंड टू एन आइसोलेशन रूम एंड हैव अ विजिट लिमिट टू द सिलेक्टेड फ्यू। तो देखो, हम जो चाइल्ड के फैमिली है उसको क्या बोलेंगे कि इस पेशेंट को हम रिड्यूस करेंगे सोडियम डाइट पे, क्योंकि जब उसका ये रिपेयर होगा ना TOF, तो रिपेयर होता है तो पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो सोडियम इंटेक ज़्यादा रहेगा तो वाटर रिटेंशन होने के चांसेस रहेंगे, जिससे पेशेंट का जो रिपेयरिंग में, हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो नर्स क्या बोलेगी कि हम इस पेशेंट को सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखेंगे। देखो, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी, बल्कि तो हम उसको बोलते हैं कि वॉक करे, वो हॉल में थोड़ा घूमे, एम्बुलेट करे, ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो पाए। दूसरा, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन मतलब टोटली रिस्ट्रिक्शन बोला है, ये नहीं हम कहेंगे उसको दौड़। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको सारी एक्टिविटी रोक देंगे, नहीं, वो नहीं कर सकते। आइसोलेशन रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव अ विजिट लिमिट टू द सिलेक्ट फ्यू, नो, हम किसी को विजिट लिमिट नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे उसी जगह पे रखेंगे जाके
उसके एज ग्रुप के जो है बच्चे हों, ताकि वो थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए और ऐसे बच्चे हो जहाँ से उसे इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse is teaching the parent of a child with sickle cell disease to instruct them how to prevent sickle cell, include which instruction। तो एक child है, उससे sickle cell disease है, तो sickle cell disease की complication है sickle cell crisis। तो उससे prevent करने के लिए उस child के parents को nurse क्या teach करेगी? Restrict the child to take less than 1 liter per day fluid, drink at least 2 liter of fluid per day, stay away from other teenagers, avoid physical activities। तो जो nurse है वो parents को कहेगी कि एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड उस बच्चे को देना ही है, क्योंकि सिकल सेल क्राइसिस में क्या देखने को मिलती है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि जो सिकल सेल वाले सेल्स होते हैं ना, ऐसे फॉर्म वाले सिकल शेप वाले, वो स्टैसिस होने लग जाता है। स्टैसिस मतलब वो एक जगह पे इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो डिहाइड्रेशन अगर प्रिवेंट हो जाएगी तो उससे जो है सिकल सेल्स का स्टैसिस होना रुक सकता है। तो डिहाइड्रेशन कम करने का एक ही इलाज है कि वो फ्लूइड इनटेक प्रॉपरली ले, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है अंदर बॉडी में वो ठीक रहे और उसका स्टैसिस ना हो सिकल सेल्स वाले शेप के सेल्स का। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्ट तो करना ही नहीं है हमें, क्योंकि डिहाइड्रेशन ही तो प्रिवेंट करनी है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो डिहाइड्रेशन कहाँ से प्रिवेंट होगी? स्टे अवे फ्रॉम अदर टीनेजर्स, नो। क्यों, वो बाहर क्यों रहेगा टीनेजर्स? ये कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज़ है? अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज़, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज़, अवॉइड एक्सट्रीमली और स्ट्रेनिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉट फिजिकल एक्टिविटीज़। थोड़ा बहुत घूमेगा, ब्रश करेगा, ये तो वॉक तो कर सकता है ना वो। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट दैट द इन्फेंट विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला नीड सक्शनिंग। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रेकिया और ईसोफेजियल में एक फिस्टुला बन गया है, उस पेशेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि उसको सक्शनिंग की नीड है? वो ब्रेसिकफ दिखाएगा, सबस्टर्नल रिट्रैक्शन, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, या फिर इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। तो देखो क्या होगा, जब ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बनता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो क्या होता है वहाँ पे, अब इस फिस्टुला बन गया, इसोवेजस से जो कुछ भी खाएगा, पानी वानी पिएगा, तो वो हल्का सा तो जाएगा ही ना ट्रेकिया में, ठीक है, जितना भी प्रिवेंट करेंगे हम। तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस हैं? म्यूकस फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो उसके लैरिंग्स हैं और जो उसका ट्रेकिया है, वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको कोगुलेशन ऑफ द म्यूकस। तो जब वो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगी, म्यूकस फॉर्म हो जाएगी, तो वो हाफ के सांस लेगा। आपने देखा होगा जिसको कोल्ड भी होता है, ज़्यादा कोल्ड होता है, या फिर जिसको साइनोसाइटिस होता है, अस्थमा होता है, वो अपने सबस्टर्नल्स जो मसल्स हैं, एक्सेसरी मसल्स हैं, उनका यूज़ करता है सांस लेने के लिए। तो इस पेशेंट में भी सबस्टर्नल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को अब सक्शनिंग की नीड है, बिकॉज वहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन हो गई है और इसको एयरवे प्रॉपरली नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करना है आपको। सो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज। अ टॉडलर इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर इंजेक्टिंग एन अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रेन क्लीनर, द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट। तो एक टॉडलर है, ठीक है, वो इमरजेंसी रूम में आया है, उसने क्या पी लिया है, हमें नहीं पता कितने अमाउंट में पी लिया है, ड्रेन क्लीनर पी लिया है, ठीक है। तो नर्स पहले क्या करेगी? एडमिनिस्टर करेगी एंटीएमेटिक, परफॉर्म करेंगी ट्रिक्योस्टमी, परफॉर्म करेगी गैस्ट्रिक लवाज, या फिर इंसर्ट करेंगी ड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। सो देखो, अगर किसी पेशेंट, अगर उस बच्चे ने ड्रेन क्लीनर पी लिया और हमें नहीं पता, अनडिटरमाइंड अमाउंट है, हमें नहीं पता कितने अमाउंट का पिया है, और आपने पता है आपको ड्रेन क्लीनर्स में क्या होता है, एसिडिक कंटेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लाई, ठीक है। वो क्या कर सकता है, अब सबसे पहले सुनना, हम अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे एंटीहेमेटिक की, एंटीहेमेटिक्स की अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो वो बाहर कहाँ से निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा ना। उसके बाद हम करेंगे, अगर गैस्ट्रिक लवाज, अगर हमने गैस्ट्रिक लवाज कर दिया और उसने ड्रेन क्लीनर पिया, देखो अगर किसी ने ड्रेन क्लीनर पी लिया
ऑलरेडी एसिडिक कंटेंट अंदर चले गया है और उसने क्या कर देती है, वो इरोजन करना स्टार्ट कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। वो क्या करेगा, हल्का हल्का एसिडिक कर देगा अंदर, और जब गैस्ट्रिक लवाज करेंगे तो वॉमिट आउट होगा। जब वॉमिट आउट होता है तो आपने भी नोटिस किया होगा आपको गले में जलन होती है, तो एक तो पहले से ही जला पड़ा है ड्रेन पीने से उसका, और अगर आपने गैस्ट्रिक लवाज कर दिया ऑल जल जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, उसी टाइम डेथ हो सकती है पेशेंट की। सो हमने गैस्ट्रिक लवाज भी नहीं करना। यूरिनरी कैथेटर का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टमी करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा बर्न हो गया, ठीक है, एसिडिक हो गया, तो वहाँ पे उसको बच्चे को क्या हो सकता है, स्पाज़म हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा, जिससे उसका एयरवे बंद हो जाएगा, ठीक है, और उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हमने फटाफट पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी के लिए रेडी करना है इमरजेंसी रूम में, उसीलिए, क्योंकि देखो अनडिटरमाइंड अमाउंट है, वी कांट टेक रिस्क, मे बी थोड़ा पिया हो, मे बी ज़्यादा पिया हो, तो इसलिए हम उसको ट्रेकियोस्टमी के लिए परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सिनेरियो बेस्ड थे, तो इसीलिए कम करवाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ लो इनको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। PDF लेने अगर आपको मेरे से ऐसे ही क्वेश्चंस के, तो आप 199 रुपीज़ में ले सकते हैं, और गोल्डन पॉइंटर्स भी साथ में ले सकते हैं फॉर 99 रुपीज़। सो गोल्डन पॉइंटर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप मेरी टेलीग्राम लिंक पे जाके मेरे से ले सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी टेलीग्राम लिंक, या फिर आपको नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जिन्होंने कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।